नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। अनंत और श्वेता हाजिर हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका है आपसे सीधा सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों श्वेता? बिल्कुल, तो गुड न्यूज से शुरू करते हैं। आपको बता दें कि जिसका इंतजार चार धाम यात्रियों को हमेशा से रहता है, वो खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। 6 महीने के लंबे शीतकालीन अवकाश के बाद जल्द ही वार्षिक चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें, इसके लिए चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। आज से श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है और यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने में, तैयारियों को मुकम्मल करने में प्रशासन को मदद मिल सके। तो चार धाम की यात्रा आधिकारिक तौर पर अक्षय तृतीया के दिन यानी 22 अप्रैल से शुरू होगी। इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसी के साथ केदारनाथ धाम 25 अप्रैल सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल से खुलेंगे। आपको बताएं कि जो लोग चार धाम यात्रा करना चाहते हैं, वहां पर जाना चाहते हैं, देवभूमि पर दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और जो तैयारियां इस समय की जा रही हैं, उनको लेकर खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अधिकारी भी लगातार मंथन कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि 31 मार्च तक चार धाम यात्रा से जुड़ी जितनी तैयारियां हैं, जितने इंतजामात हैं, वो तमाम मुकम्मल कर लिए जाए। तो आपको बता दें, पिछले साल भी रिकॉर्ड संख्या में चार धाम के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे थे और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि इस साल पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। हालांकि पिछले साल जब रिकॉर्ड टूटा था, चाहे वो बद्रीनाथ धाम हो, चाहे वो केदारनाथ धाम हो, उसकी बड़ी वजह यह मानी जा रही थी कि कोरोना काल के बाद पहली बार बिना पाबंदियों की यात्रा को आरंभ किया गया था पिछले साल। और इस साल तो और भी ज्यादा उम्मीद की जा रही है क्योंकि इस साल भी कोई पाबंदियां नहीं है और प्रशासन की भी कोशिश है, सरकार की भी कोशिश है कि इस बार इंतजामात ऐसे किए जाएं कि यात्रा सुगम हो और यहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकें। केदारनाथ धाम की अगर आप चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन जो एक वेबसाइट है उसके लिए वो बनाई गई है। वेबसाइट का जो वेब एड्रेस है वो इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके बाद आपको रजिस्टर लॉगिन पर जाकर नाम, फोन समेत अन्य जानकारियां देकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा ऐप के जरिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐप की जानकारी भी इस समय आपके सामने है। कौन सी वो ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और आपको बता दें, टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप है जिसके जरिए आप जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी आप करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर आप 8394833833 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस माध्यम से रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस नंबर पर यात्रा मैसेज करना होगा। इसके बाद आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे जिनका जवाब देते हुए आप चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। registration&tourism.com.in पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो कि आपको हम दिखा रहे हैं। टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो टोल फ्री नंबर है 01351364 पर भी आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्रयागराज में आयोजित होने वाले द्वितीय महाशक्ति शंखनाद को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। इस शोभा यात्रा में शहर के प्रतिष्ठित लोग जुड़े, जिन्होंने लाल ध्वज के साथ परेड ग्राउंड से इस शोभा यात्रा की शुरुआत की। शोभा यात्रा का हिस्सा बने लोगों ने शंख बजाकर नशे के खिलाफ आह्वान किया। इस शोभा यात्रा में शहरवासियों को भी निमंत्रित किया गया था, जिसमें महिलाओं की टीम ने हिस्सा लिया, जिन्होंने प्रयागराज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। 25 और 26 फरवरी के दिन नशा मुक्त भारत के संदेश के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। परिवर्तन का महाशंखनाद कर धर्म युद्ध की घोषणा करने वाले युग चेतना पुरुष के दर्शन का भी हरियाणा में होने वाली G20 बैठकों के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। झज्जर के प्रतापगढ़ फार्म में होने वाली बैठक के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं ताकि यहां आने वाले विदेशी मेहमान हरियाणा की समृद्ध कला और संस्कृति से परिचित हो सकें। लोक कलाकार अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
आपको बता दें कि विदेशी मेहमानों के सामने कलाकार हरियाणा की परंपरा और सांस्कृतिक प्रस्तुति यहां पर रखेंगे, जिसमें लोक नृत्य से लेकर संगीत तक पेश किया जाएगा। कृषि के बारे में भी यहां जानकारी दी जाएगी, प्रदर्शित की जाएगी और साथ ही साथ यहां आने वाले विदेशी मेहमानों को मोटे अनाज से बने पकवान परोसे जाएंगे। इन दिनों वैसे भी भारत सरकार मोटे अनाज को काफी ज्यादा उसका एडवर्टाइज भी कर रही है, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी मोटे अनाज को लेकर एडवर्टाइज किया जा रहा है। लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने खाने में मोटे अनाज का उपयोग करें और विदेशी मेहमान जो G20 बैठक में यहां पर पहुंचने वाले हैं, उन्हें भी मिलेट्स जो है वो खिलाए जाएंगे अलग अलग तरह के। और उसकी तैयारी आप देख सकते हैं, जिस इलाके में भी वो जाएंगे वहां की कला, वहां की संस्कृति, वहां का खान पान ये बताने और जताने और साथ ही दिखाने की कोशिश कि जिस इलाके में वो पहुंचे हैं वो इलाका दरअसल कैसा है और वहां के लोग कैसे हैं। और वाराणसी में होने वाली G20 की बैठकों को लेकर भी खास तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि G20 के मेहमान और प्रतिनिधियों के लिए बुनकरों ने विशेष अंगवस्त्र तैयार किए हैं, जिन पर काशी की पहचान, संस्कृति और शिव नगरी की झलक उकेरने की कोशिश की गई है। कहीं पर वसुदेव कुटुंबकम तो कहीं पर डमरू के साथ ओम और कहीं पर ओम नमः शिवाय जैसे शब्दों का और चिन्हों को रेशमी कपड़ों पर उकेरा गया है। आपको बताएं कि वाराणसी में G20 की 7 बैठकें होनी है। बनारसी साड़ी और रेशमी कपड़े दुनिया में मशहूर हैं और उसी को लेकर इन बैठकों के लिए खास वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। तिरंगे की थीम भी इन वस्त्रों में शामिल है। ये सारे सैंपल जिला प्रशासन की तरफ से चेक करके फाइनल किए जाएंगे, जिसके बाद ये अंगवस्त्र विदेशी मेहमानों को देने के लिए तैयार होगा। गोरखपुर की मशहूर गीता प्रेस से अब नेपाल को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ये सौगात श्रीमद् भागवत पुराण की होगी, जो नेपाली भाषा में छपने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि 2 खंडों में छपने वाली इस किताब के पहले खंड की छपाई चैत्र रामनवमी से शुरू होगी। इसके साथ ही कई और किताबें हैं जिनके नेपाली भाषा में छपने की तैयारी है। हालांकि ये पहली बार नहीं होगा। इससे पहले 50 धार्मिक किताबें नेपाली भाषा में छापी जा चुकी है, लेकिन श्रीमद् भगवत पुराण पहली बार नेपाली भाषा में छापी जाएगी। गीता प्रेस, जैसे कि जिस किसी के भी घर में भारत में श्रीमद् भगवत गीता है, वो गीता प्रेस से ही छपी है और गीता प्रेस को हर कोई जानता है। और इसी प्रेस से अब नेपाली भाषा में आपको बता दें कि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो छपने वाली है। हालांकि इससे पहले भी जैसे आपको बताया कि पहले भी कई पुस्तकें जो है वो छप चुकी हैं, लेकिन अब श्रीमद् भगवत गीता यहां से नेपाली भाषा में छपेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि देश की पहली रैपिड रेल की शुरुआत जल्द होने जा रही है। इसका ट्रायल रन चल रहा है। मेरठ से दिल्ली तक रैपिड रेल के जरिए लोग 45 मिनट में सफर तय कर सकेंगे। इसके पहले सेक्शन की शुरुआत अब किसी भी वक्त हो सकती है। पहला सेक्शन गाजियाबाद के दोहाई से साहिबाबाद तक है, जो 17 किलोमीटर का है। दिल्ली से मेरठ तक का रूट 82 किलोमीटर का है, जिसमें 14 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, जबकि दिल्ली के सरायकाले खां से मेरठ 25 स्टेशन है। पहले चरण के बाद इस प्रोजेक्ट को दोहाई से मेरठ तक बढ़ाया जाएगा और मेरठ तक का सफर, जिसको भी तय करने में सड़क के रास्ते कम से कम 2 घंटे का समय लगता है, अगर आप एक्सप्रेस वे के जरिए वहां पर पहुंचते हैं, अब ये यात्रा का समय और घट जाएगा। पूरे 1 घंटा 1.25 मिनट की बचत होगी, यानी कि 45 मिनट में ये सफर पूरा हो पाएगा। ये जो ट्रेन है, रैपिड ट्रेन है, ये तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम इन ट्रेन में किए गए हैं। इसके अलावा जो स्टेशन और ट्रैक्स बनाए गए हैं, उनमें भी सुरक्षा के बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली से मेरठ तक के सफर के बारे में जब भी आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में ख्याल आता है कि आखिर रैपिड रेल कब शुरू होगी, कब आप रैपिड रेल में सफर कर पाएंगे और करीब 50-60 मिनट में आप आसानी से दिल्ली से मेरठ पहुंच पाएंगे। लेकिन रैपिड रेल की तैयारी लगातार चल रही है, ट्रायल रन चल रहा है और उससे पहले रैपिड रेल किस तरीके से यहां पर पटरी पर है, कैसे इसका ट्रायल चल रहा है, दिखाऊंगा। लाइन से 1, 2, 3 आपको 3 रैपिड रेल यहां पर नजर आ रही होंगी। ये दोहाई का डिपो है और इस डिपो करीब 6 से ज्यादा रैपिड रेल जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं। हालांकि एक सेट पूरा कहा जाता है 12 का, तो वो भी यहाँ पर हैं, लेकिन फिलहाल 6 के सेट को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 6 गाड़ियां आसानी से खड़ी हो सकती हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसकी लंबाई अमूमन जैसे मेट्रो की होती है, सेम है,
थोड़ी सी मेट्रो की ज्यादा होती है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो इसके कोचेस में भी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी जा सकती है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो इसके बनावट को देखें तो आपको बाहरी तौर पर यह बिल्कुल एक तरीके से बुलेट ट्रेन की तरह नजर आएगी। आगे का पूरा हिस्सा जो है वो बुलेट ट्रेन की तरह है। बाहर विदेशों में जैसे होती हैं ट्रेन, सेम उसी पैटर्न पर आपको ये ट्रेन नजर आएगी। थोड़ी थोड़ी वंदे भारत भी आप कह सकते हैं मेल खाती नजर आ रही है, लेकिन हाँ, नए पैटर्न को अपनाती ये ट्रेन नजर आ रही है। रुख करते हैं अगली खबर का। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आप तैरते हुए घर में रहने का लुत्फ उठा सकते हैं। यहां धिमाल समाज के युवाओं ने पहली बार फ्लोटिंग होम स्टे की शुरुआत की है। नक्सलबाड़ी के मोरीजोत इलाके के तालाब में इस सेवा की शुरुआत की गई है, जो पर्यटकों को लुभाने वाली है। यहां ग्रामीण परिवेश का अनुभव लेते हुए पर्यटक तैरते घर में रात में रुकने का आनंद उठा सकते हैं। आपको बता दें, करीब 6 महीने की मेहनत से इसे तैयार किया गया है और ये संभव हो पाया है। लगभग 14 लाख रुपए की लागत से यहां पर 3 घर बनाए गए हैं। 2 बीघा जमीन में बनाए गए होम स्टे की सुविधा में 2 रूम जमीन पर जबकि 1 रूम तालाब में बनाया गया है। फ्लोटिंग होम में 3 लोग एक साथ ठहर सकते हैं। एक व्यक्ति का किराया 1000 रुपए है, जिसमें डिनर और ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। इस फ्लोटिंग होम में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो लोगों को लुभाने के लिए, खास करके टूरिस्ट को लुभाने के लिए ये एक तरह की कोशिश की गई है, जिसमें फ्लोटिंग होम जो है वो बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तालाब में इसे बनाया गया है और यहाँ पर हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। आपका रुकना, खाना पीना सब कुछ मात्र 1000 में यहाँ पर हो जाएगा। तो ग्रामीण परिवेश भी मिलेगा और रहने, खाने पीने और इस इलाके के को जानने समझने में भी इस इलाके का खान पान, यहाँ के लोग आप समझ पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको देश की सेना से जुड़ी हुई ये खबर बताते हैं। हरियाणा के रोहतक के सेना भर्ती कार्यालय से 62 अग्निवीर देश सुरक्षा के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें, जिनकी ट्रेनिंग उड़ीसा के गोपालगंज में होगी। रोहतक के भर्ती कार्यालय में अधिकारियों ने अग्निवीरों को दिशा निर्देश देते हुए ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवाना किया। अग्निवीरों का कहना है कि देश की सेवा करने का मौका चाहे 4 साल के लिए हो या फिर 15 साल के लिए, देश सुरक्षा सर्वोपरि है। और जिस समय ये लोग रोहतक के ट्रेनिंग सेंटर से रवाना हुए, इनके चेहरे पर जो खुशी थी वो देखते ही बन रही थी। काफी उत्साहित ये तमाम अग्निवीर नजर आ रहे थे। अब सर जो भी है ठीक है। मेरे को तो वर्दी चाहिए थी, वो तो 1 दिन के लिए हो या 4 साल के लिए हो। बाकी कोशिश करेंगे हम परमानेंट होने के लिए, अच्छे से व्यवहार रखेंगे, सब बढ़िया होगा। ठीक है बस। आर्मी ही क्यों? आर्मी सर, और तो फार्मी नहीं भरे कभी। हमारे क्या ना, सब आर्मी में थे, बड़े पापा और दादा, और मेरा मन था आर्मी जाने का। वैसे मेरे बड़े भाई आने पुलिस में, सो मेरे को हरियाणा पुलिस का फार्मी नहीं भरा। वर्दी चाहिए थी, फाइनली हो गई मिल। लास्ट भर्ती थी मेरी। वालों की तरफ से सपोर्ट है? हाँ जी बिल्कुल, फैमिली वालों ने पूरा सपोर्ट करा है आर्मी के लिए। वैसे और फार्मी भरने के लिए बोला था, पर मेरा मन ही नहीं था। वाराणसी के विकास में अब एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। वाराणसी की जनता को देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे परियोजना की सौगात जल्द ही मिलने जा रही है। अब सड़क गंगा पटरी के बाद अब आसमान से लोग काशी की छटा को देख सकेंगे। आपको बता दें कि रोपवे तैयार होने के बाद काशी के लोगों को हर दिन लगने वाले जाम से छुटकारा भी मिल जाएगा। आमतौर पर कैंट से गोदौलिया का सफर तय करने में 45 मिनट का समय लगता है, लेकिन रोपवे बनने के बाद ये सफर महज 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। रोपवे प्रोजेक्ट के लिए पहले चरण के पैसे को भी रिलीज कर दिया गया है। पहले चरण के तहत 31 करोड़ रुपए प्रशासन की ओर से जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि कई जो यहाँ पे इलाके हैं वो काफी कंजेस्टेड हैं, संकरी सड़कें हैं, जिससे कि लोगों को भी आने जाने में काफी दिक्कत होती है। लेकिन इस रोपवे से दूरी आसान हो जाएगी, सफर जो है वो आसान हो जाएगा और दूरी कम हो जाएगी। और अब बात एक ऐसी बच्ची की जिसके आत्मविश्वास को देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। 10 साल की आलिया रशी ने वुमेन एम्पावरमेंट पर 109 पेज की शानदार किताब लिख दी है। अपनी किताब में आलिया ने कल्पना की मौलिक उड़ान के सहारे बच्चियों की शिक्षा दिशा की राह में आने वाले सामाजिक और पारंपरिक बंधनों का गजब चित्रण किया है। आपको बता दें कि आलिया 5वीं क्लास में पढ़ती हैं।
उसे पढ़ने लिखने का शौक है। 10 साल की आलिया ने नामचीन राइटर्स की सैकड़ों किताबें पढ़ ली हैं और उन्हें आत्मसात भी कर लिया है। घर वालों और टीचर्स ने बच्ची के इस हुनर को पहचाना और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि ये जो बच्ची का हुनर है, पढ़ने लिखने का शौक बच्ची को पहले से ही था, लेकिन ये हुनर एक कंपटीशन के जरिए दुनिया के सामने आया। दरअसल चौथी क्लास में जब आलिया पढ़ती थी तो इस बच्ची ने कंपटीशन में हिस्सा लिया, राइटिंग कंपटीशन में, और वहां पर जो उसने शब्दों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया तो सब लोग हैरान रह गए। न केवल टीचर्स बल्कि परिवार वाले भी बच्ची की इस क्षमता को पहचान पाए और फिर उन्होंने इस बच्ची को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में 11 साल की लड़की आकर्षणा सतीश ने एक ऐसा काम किया है जो सुर्खियों का केंद्र बन गया है। छठी क्लास में पढ़ने वाली आकर्षणा ने सनत नगर पुलिस स्टेशन में लाइब्रेरी खोली है। आकर्षणा को किताबें पढ़ने का बेहद शौक है। कोविड के दौरान उसने कई तरह की किताबें जमा की और सनत नगर पुलिस स्टेशन में लाइब्रेरी खोलने की इच्छा जाहिर की। पुलिस अधिकारियों के सामने पत्र लिखा जिसे मंजूर कर लिया गया और लाइब्रेरी खोल दी गई। आपको बता दें, ऐसा पहली बार हुआ है कि शहर के इस पुलिस स्टेशन में इन हाउस लाइब्रेरी खोली गई है। बेटी के इस प्रयास को परिवार से भी पूरा समर्थन मिला है। आकर्षणा हैदराबाद पब्लिक स्कूल में छठी क्लास में पढ़ती है। आकर्षणा को किताबें पढ़ने का शौक शुरू से ही रहा है। 5-6 सालों में आकर्षणा ने 1500 के करीब किताबें पढ़ डाली है और कहीं ना कहीं उसका नतीजा है कि उसने ये लाइब्रेरी खोलने की सोची है। My aim of achieving this library is to make sure that illiterate people who unfortunately don't know how to read, they can inculcate their reading habit. So far I plan to do 5 libraries. My first 2 are done, one at the M&J Cancer Hospital and one at the Sanat Nagar police station. Next, I plan to do my 3rd library at a juvenile home for girls. चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में श्वेता और अनंत के साथ आज फिलहाल इतना ही।